बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबी मुहिम चल रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। किसी की गहमा गहमी बहुत उरूज पे दिखाई देती है, किसी की मांद दिखाई देती है और कोई ना कोई तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देता है। हर तरफ से नारे यही बुलंद किए जाते हैं कि सबके लिए यकसा माहौल है, लेकिन बहुत सी जगहों पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मंज़र आम पे आते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि इस सब के बावजूद हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर सकते। जिस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, वो कहती है कि हमारे लिए परेशानी है लेकिन हम बाइकआउट नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ये समझती है कि निशान के बाद निशान छिन जाने के बाद हमारे लिए मुश्किलात हैं लेकिन हम बाइकआउट नहीं करेंगे। तो जो मैदान के अंदर मौजूद हैं उनकी गहमा गहमी उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही कि जो बाइकआउट का तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम का भी उस तरीके से नहीं सोच रहे। उनकी जो खुशियां मांद पड़ी हुई हैं या इस वक्त तज़ब्ज़ुब की कैफियत है, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर, ये एक बुनियादी सवाल है और इसी सवाल से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राना साहब, जब एक तरफ मुस्लिम लीग नून इस बात की दावेदार है कि वह सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेगी, लेकिन मुल्क भर में कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों के ऊपर या तो इत्तेहाद के बायस या मजबूत कैंडिडेट ना होने के बायस उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मैंने समझा कि आप सच बोलने लगे हैं और आप कहने लगे कि 54 सीटों पर मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में शायद इलेक्शन जीत जाए, शायद, लेकिन अचानक आपने बदल दिया। पता नहीं क्यों, आधा सच और आधा आप जो है नशिस्तें जो खाली छोड़ी है, मैं तो उसकी बात कर नहीं खाली, मैं क्या शायद आप कहने लगे हैं कि शायद पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद करके भी 54 नशिस्तें जीत। मैं नजूमी थोड़ी हूँ सर, मैं नहीं नजूमी नहीं है, आवामी तौर पे पता तो लग जाता है, नजूमी तो नहीं है आप। तो इस तरह लेकिन तो 125 के दावे भी कर रहे हैं। अब वो अगर उनके दावे पे आप बात करते हैं तो मैं भाई बात सुनो मेरी, वो मुकाबला है कबूलियत का और मकबूलियत का। अल्लाह के हजूर कबूलियत हो तो फिर तो और बात है। तो अगर कोई समझे कि मेरी कबूलियत किसी और जगह से होनी है और मुझे कबूलियत के बाद सीटें मिल जानी, आप भी इस तरह नहीं होना। यासर साहब, इस तरह नहीं होना, आप कोई भी मत सोचे। अब इलेक्शन होना है 8 फरवरी को। बात यह है कि दावे थे मुस्लिम लीग नून के, दावे करने पर तो कोई किसी को नहीं होना चाहिए ना। दावे तो वो सियासी जमातें भी कर रही हैं जिनके पास 4 सीटें नहीं होनी। दावे तो वो भी सियासी जमातें कर रही हैं जिनके पास जितनी वो सीटें कह रहे उतने उम्मीदवार नहीं हैं। दावे तो वो जमातें भी कर रही हैं कि जितने उन्होंने बैनर लगाए उतने उनको वोट नहीं पड़ने। दावों की बात छोड़ दें, दावा करना और ये सारी चीज़ें देखें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर फील्डिंग, बॉलिंग, एम्पायर, बैटिंग, हर चीज़ वही है और कोई खिलाड़ी है ही नहीं, वो अगर कोई टीम है तो वो है मुस्लिम लीग नून। लेकिन इसके बावजूद वो वह टीम है जिसका मैच देखने के लिए एक भी तमाशाई नहीं है। उसके पवेलियन खाली पड़े हैं। पवेलियन कहाँ, लोग कहाँ पे मौजूद हैं? लोग वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पर लोग समझते हैं कि असल खिलाड़ी ये हैं, ये लोग हैं जो हमें कुछ देंगे, ये लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए करेंगे, ये लोग हैं जिनके साथ उनका मैच देखने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी तो पवेलियन में है ना। नहीं, उनका ना जरदारी भी उनकी पवेलियन में नहीं है, बल्कि जरदारी ने तो उनके पवेलियन का ज्यादा बेरागर कर दिया। तो वो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मैच हारेंगे। वो भाई हारेंगे, सदके जाऊं यार यासर साहब, आप पे कुर्बान जाऊं। मैं कह रहा हूँ कुट कुट के दाढ़ अंदर पहने, मुझे आपके अब्बू मिले ना, उन्होंने उनसे कहना है कि इसको थोड़ा सा तो अपना खिला दे, कोई अपना जूठा खाना खिला दे, इसके अंदर भी थोड़ी सी। नून लीग के हारने की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने अभी कुछ और की साथ ही मुझे एक बात चले, मुझे पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं कि वो नून लीग की हार देखने के लिए तो पवेलियन में बैठे हैं ना। भाई पीपल्स पार्टी जो है ना, नहीं वो पवेलियन में नहीं बैठे, वो बाहर बैठ के ना टीवी पे वो खाली पवेलियन देख रहे हैं कि यार किहो जी टीम है कि खिलाड़ी भी सारे, हर चीज़ भी आना कॉल, एम्पायर भी कॉल, तो फिर भी मैच नहीं जीते। वो ये देख रहे हैं। तो यही होना है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कागज पे लिख लीजिएगा। ये जो कहते थे ना गलियां होइयन सोनियां विजमियां यार फिरे, गलियां तो सोनियां करवा दी, लेकिन अब डरते फिरते भी नहीं है। हाफजाबाद तक जाते हैं, फौरी वापस आ जाते हैं। अब मानसहरा जाएंगे, मानसहरा ये नहीं कि पूरे केपीके के जलसा, ना 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 ना, हल्का है उनका, इतना खौफ है उनको तो जाने नहीं चाहिए था। यार पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उसे जाने नहीं चाहिए था। नहीं भाई, मेरी हिदमात इतनी है,
मैं एटमी ताकत बना दिया, मैंने फलां बना दिया, मैंने फलां बना दिया, मैं नहीं, फलां नहीं। तो ये आलम तो सारा हो चुका है। तो यासर साहब इंतज़ार कीजिए 8 फरवरी को, और 8 फरवरी का दिन जो होगा ना, बस ये ज़हन में रखिएगा, जैसे ही 50% से ऊपर पोलिंग की रेशो गई तो आप 2-3 ज़ैनक्स खा लीजिएगा, क्योंकि ज़हनी सुकून उसके अलावा किसी को नहीं आता। मैं वैसे सुकून सिर्फ कब्र में आता है राना साहब। वो उसके बाद सियासी कब्र है, आप तो सियासी नहीं है ना। तो वो 8 तारीख के बाद कई सियासी लोगों की कब्रें हैं, कई सियासी लोगों की सियासी कब्रें हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की ज़िंदगी, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे ताकि ये सब कुछ देखें कि गरीब आदमी किस तरह भूखी मरती थी, तो उसका नतीजा फिर हुक्मरानों को किस तरह भुगतना पड़ता है। अच्छा राना साहब, बिलावल का लाहौर में जलसा, हाँ जी, नून लीग के लिए कितना बड़ा पैगाम है? क्योंकि आज बिलावल ने जिस तरीके से एक पार्टी क्लेम कर रही है कि हमें ज़ुल्फ़ का निशाना बनाया जा रहा है, वो सारा मलबा नून लीग पे डाला। चलें, शुक्र है अल्लाह का, आपने मान लिया। बात यह है कि वो हल्का, उस हल्के के ज़रा आप खद्दो हाल देखें ना ज़रा उस हल्के के, और उस हल्के में जो इलेक्शन नून लीग की तरफ से ला रहा है ना बंदा, वो मियाँ साहब का सबसे ख़ास आदमी है, अता तारर, यही है ना जी। और वहाँ से बिलावल साहब भी ला रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से समझने मियाँ साहब को उतारा मैदान में, और अभी तक अता तारर साहब का वहाँ पे कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता कुछ हुआ ही नहीं। बिलावल साहब वहाँ पर तीसरी चौथी दफ़ा, बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। कॉर्नर मीटिंग, बड़े जलसे, लोगों की शमूलियत, ये सारा कुछ वो कर चुके हैं। एक चीज़ तो करेक्ट है, जलसा छोटा या बड़ा वो है वहाँ पे, लेकिन आपको एक और ख़बर दूँ जी, इस खबर को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कागज़ आपके पास है, लिख लें, आप अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना भूल जाते हैं। पन्नों पे बहुत कुछ लिखा। मैं आपको एक बताऊँ, इस हल्के से नंबर 1 जो होगा ना, तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा, लिख लीजिएगा आप इस हल्के के। मैं चूँकि मैं बहुत करीब से, आपका वोट भी शायद इसी हल्के में है कि फैसलाबाद में है? नहीं, मेरा फैसलाबाद। चलो शुक्र है, लेकिन आप ऐसे ही आपने लोगों को यहाँ पे लारा लगाया हुआ है कि मैं आपको वोट डालूंगा। हाँ, राजा रियाज मैं सदके जावा, आपका भी कसूर कोई नहीं है। आप उसने भी कहना आपको, आप भी मुझे नहीं पहचान थे, आपने भी वोट मुझे नहीं डाला। तो यासर साहब, ये पोजीशन बिल्कुल चेंज होनी है। जलसे जुलूसों से अगर जमातों के इलेक्शन बड़े होते तो फिर बहुत सी ऐसी जमातें, आपको पता, मैं नाम नहीं लेता, जिनके जलसे बहुत बड़े होते हैं। तो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है ना, ये इलेक्शन की असल मूवमेंट, ये सिर्फ आपको इलेक्शन से 4 दिन पहले पता चलेगी। फिर पोलिंग डे जो है ना, वोटर का निकलना, ये आपको बता देगा कि इलेक्शन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये मैं जगह जगह पे बैनर लगे देख रहा हूँ। बल्कि मैं आपको एक बड़े मज़े वाली बात बताऊँ, और मैंने एक दिन ना एक टिक्कर पढ़ लिया, टीवी पे चाह रहे थे, तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार, MPA का उम्मीदवार जो है वो फलां की हमायत में बैठ गया। अच्छा, मैंने कहा यार ये कौन सा है, मैं देखूँ से, वो सद्दाम अतर उसका ऐसा नाम, मुझे हंसी आनी शुरू हो गई। मैं उसे जानता हूँ, वो तो काफ़ी देर पहले एक इलेक्शन हुआ था, तो उसमें वो उस वक्त वो तहरीक इंसाफ का था, लेकिन वो गजाली सलीम बारसब की हमायत में सारा कुछ कर गया था। तो उसके बाद वो तहरीक इंसाफ छोड़ के, बाकी तहरीक इंसाफ ने उसे छोड़ दिया। अब हो क्या रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही बंदों को पकड़ते हैं, आ भाई आ जाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब ये वो इस ख़ानदान का चौधरी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। या सर मैं आपको एक बिल्कुल मुझे बता टाइम थोड़ा सिर्फ इतना बता दूँ, क्योंकि जब मैं सच बात करूँ तो आप साथ हाथ का इशारा कर देते हैं, ये आपकी एक खामी है, आप सच बोल दे नहीं, सच खाते पर जन खाका डरती सच ना आका, ठीक है। अगर यही मामला ना, फिर हर इशारे पे आवाज़ निकलेगी, हर इशारे पे करे, बिल्कुल हर इशारे पे करे आवाज़। चले अगले प्रोग्राम पे कर लेंगे, ब्रेक लेनी है। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक लेने के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर बात हो रही है कि हलचल अभी जो पैदा होना शुरू हुई है, बगैर मंशूर के तमाम पार्टी इस मैदान के अंदर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 10 निकाती एजेंडे पे इस वक्त मैदान में है। क्या मंशूर के बगैर कोई सियासत हो सकती है? आप अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं? अवाम को क्या बताएंगे? माजी की सिर्फ बातें करके, माजी में सिर्फ दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल के क्या आप हाल के अंदर जी सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब ने। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, मौजूदा मंजरनामे में बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 10 निकाती एजेंडा लेके निकले हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें, अभी तक उनका मंशूर ही तय नहीं हुआ। दीगर सियासी जमातों को देखें तो वो भी मंशूर को लेके मैदान में नहीं है। क्या मंशूर के बगैर अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाया जा सकता है? नहीं, तो ये 10 नुकात क्या आप समझते हैं कि नामुकम्मल है? क्योंकि जो अवाम का मसला है सबसे बड़ा वो है बेरोजगारी और गुर्बत और महंगाई का। तो क्या ये 10 नुकात इन तमाम चीज़ों को का अहाता नहीं करते? हमने अवाम का मसला लिया है और उसमें हल बताएं कि हम क्या हल सोच रहे हैं। और एक तरीके से ये जो माशी बहाली है फिर से और मईशत को सही लाइन पे चलाने की ये 10 नुकात हैं। और ये असल में बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं, कोई 120 पेज का मंशूर है, लेकिन जाहिर है कि कोई इसे पढ़ता भी नहीं है ठीक से। असल चीज़ जो है गरीबों के मसले की वो इस 10 नुकात के अंदर कवर हो रही है और हम इस पे फोकस कर रहे हैं असल में। और इस पे फोकस हम इसलिए कर रहे हैं कि गरीब की बहाली जो है वो हमें अजीज और गरीब के मसाइल हमें अजीज। ये समझ लीजिए कि जो मुल्क में एक तफरीक है वो गरीब और अमीर की है कि सारे वसाइल जो है वो अशराफिया की जेब में जा रहे हैं और गरीब महरूम। तो इसलिए इस 10 नुकात पे हमने, क्योंकि इनको लोगों तक ले जाना भी आसान था और क्या कोई तकरीर चेयरमैन बिलावल की या किसी और सीनियर लीडर की ऐसी होती है जिसमें इन नुकात का जिक्र ना किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से ये मईशत की मुकम्मल बहाली का एक प्रपोजल है। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसको जब से हमने लिया है तो दूसरी जमातें भी अब गुर्बत पे बात कर रही हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात कर रही हैं। हर चंद के वो कोई हल नहीं दे रही, लेकिन कम से कम एक लफ्जी तौर पे गुफ्तगू के अंदर उनका जिक्र जरूर कर रही हैं कि हाँ ये मसले। अच्छा ताज हैदर साहब, कल रात कराची में एक हादसा पेश आ गया। एक इंतहाबी दफ्तर पर हमला हुआ और उसके इंतहाबी दफ्तर में मौजूद लोगों को मारा पीटा गया। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एक उम्मीदवार का जो है सर फाड़ा गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ MQM ने किया है और उनके बकौल के अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो क्या ऐसे हालात में अब पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नज़र आते हैं आपको? नहीं, ये FIR दर्ज होनी चाहिए। हैदरी पे हमारे दफ्तर पे हमला हुआ था, ख्वाजा सुहेल हमारे उम्मीदवार हैं 250। तो हमने पूरी तरीके से जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन सेल है, प्रेसिडेंट कराची हैं, वो सब के सब पहुंचे और हमने FIR दर्ज कराई और फिर हमने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। तो एक मरकज होता है, एक तंजीम होती है, वहाँ से ये चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं। तो अब मुझे पता नहीं कि उस जमात का कोई सेंट्रल इलेक्शन सेल है जो इन चीज़ों से डील कर रहा है या नहीं, लेकिन ये कि तंजीम बड़ी ज़रूरी होती है और मरकज़ियत बड़ी ज़रूरी है। और उस सेंट्रल इलेक्शन सेल को मैं खुद देख रहा हूँ हमारी पार्टी का जो है, और इसलिए कहीं भी थोड़ी सी भी शिकायत होती या अभी इलेक्शन कमीशन के मामला आए थे हमारे निशान के ऊपर, वो सब के सब जो थे वो मरकज से डील हो रहे थे हमारे, और मैं खुद उनको डील कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं मजम्मत करता हूँ इन तमाम चीज़ों की कि अगर किसी उम्मीदवार पे या किसी भी पे इस तरीके का हमला होता है और ये गुंडागर्दी होती है, लेकिन उसका एक जो सही तरीक़ाकार है वो इख्तियार करना चाहिए। अच्छा ताज हैदर साहब, अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें कि जिसके बाद
मुस्तकबिल में हमें अगर मिल के हुकूमत बनाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, यानी वो ये समझ रहे हैं कि आपने तमाम तर तोपों का रुख हमारी तरफ किया हुआ है और अगली हुकूमत हमारी मिल के बनने वाली? नहीं, एयाज साहब जो हैं वो मेरे मोहतरम हैं और कई कमेटियों में पार्लियामेंट की हमने और उन्होंने साथ मिलकर काम किया है और बहुत एहतराम एक दूसरे का है। इसी तरीके से चेयरमैन बिलावल भी हर एक का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर सियासी इख्तलाफात हैं और सियासी इख्तलाफात सबसे बढ़ के मईशत पे हैं, कि वो जो ट्रिकल डाउन मईशत है मुस्लिम लीग नून की, वो हमारी नहीं है, हमारी हक है कि हम बराह रास्त जो हमारे महरूम आवाम हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और बेरोजगारी का इलाज करके उनकी मेहनत से हम मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो इन दोनों निज़ामों में बड़ा शदीद टकराव है। तो मैं एयाज सादिक साहब से बड़े एहतराम के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि जनाब अली, आपका एहतराम सराखों पे और आप वाकई लायक एहतराम है जिस किस्म से आप दूसरों के साथ ताउन करते हैं। लेकिन जो मईशत पे या सियासत पे हमारे एतराज़ात हैं, आखिर को इलेक्शन होता किस लिए है? इसीलिए होता है हर जमात अपना प्रोग्राम लेके सामने जाए। तो हम सिर्फ अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई बात ऐसी है कि जो आपको गरां लगी है तो मैं माजरत करने को तैयार हूँ आपसे। सेनेटर ताज साहब, लाहौर में बिलावल साहब ने आज जलसा किया, बड़ा कामयाब जलसा था, कल कोटद्दू में किया और जहाँ पे भी कह रहे हैं उन्होंने बार बार हर जलसे में एक बात कहते हैं कि हमें हुकूमत से बाहर निकल जाना चाहिए था। मुतअद्दिद बार मैंने कहा कि हमें हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, हमें मुस्लिम लीग नून को नहीं मजबूत करना चाहिए, ये मुस्लिम लीग नून जो है ये अवाम की जमात नहीं है। और अब वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि अब हम आइंदा कभी भी इनके साथ इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर हम क्या समझें? अब तो दिन बिल्कुल थोड़े रह गए। मैं तो आज का जलसा तो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं जहाज में था, लेकिन बाकी तो मैं रेगुलर सुनता हूँ। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए था हुकूमत में। नहीं, ये कल की बात है जी, बिल्कुल कल की बात है। और उन्होंने कहा है, आप जरा कोटद्दू वाली तकरीर निकाल लें, मैं देख लूंगा उसे। लेकिन ये कि अगर हम ना जाते तो पाकिस्तान की जो आइसोलेशन थी दुनिया के अंदर, वो इसी तरीके से कायम रहती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सारी दुनिया को और ख़ास तौर से पाकिस्तान जिस वक्त ये क्लाइमेट चेंज की मुसीबत से गुजर रहा था, उस वक्त इंतहाई ज़रूरी था कि तमाम दुनिया को ये बताया जाए। और बड़ी अच्छी बात हुई कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल खुद आए और उन्होंने जो जिस मुसीबत से हम गुजर रहे थे, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, उन्होंने इस बात को उठाया सारे में। और ये बात बहुत ज़रूरी थी कि वो जाएं और हुकूमत में जाना जो था वो बहुत ज़रूरी था। और वो किसी और ज़ाविये से कह रहे होंगे क्योंकि इक़्तिसादी प्रोग्राम पे हमारे बड़े इख्तलाफात रहे हुकूमत के अंदर। यहाँ तक कि 2 दफ़ा चेयरमैन बिलावल को ये भी कहना पड़ा कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो हो सकता है कि उसके तसलसल में उन्होंने ये बात कही हो। लेकिन ये कि जो पॉलिसी है वो सीधी सादी है, सोच समझ के फैसला किया था, गए थे उसमें और हमसे जो कुछ तावन हो सका उस हुकूमत में हमने किया। अच्छा, आप जिस तरह ताज हैदर साहब आप समझते हैं कि मईशत के ऊपर आपका इख्तलाफ उनके साथ रहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी बात की कि हमारा वज़ीर ख़जाना जो है कोई भी होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी क्लेम कर रही है कि हमारे हुकूमत बनाने में हमारा सबसे अहम किरदार होगा। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जब आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ फ़र्ज़ कर लें कि बैठना पड़ गया, तो क्या फिर वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी एक माशी पॉलिसी है और एक माशी नज़रिया है हमारा, और वो सीधा सीधा है कि पब्लिक सेक्टर को एक अहम रोल अदा करना है और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में GDP का 12% था पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, अब सिर्फ 2% है और 2% भी वो CPEC की वजह से। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब, इस हवाले से अपना नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी लाइन बता चुकी है कि उनकी पॉलिसी लाइन क्या है। इख्तलाफात अगर उनके हैं तो वो शख्सियाती तौर पे इख्तलाफात नहीं हैं, वो पॉलिसी के हवाले से इख्तलाफात हैं कि एक की समत और है और उनकी समत और है, दूसरा कुछ और तरीके से सोचता है और वो कुछ और तरीके से सोचते हैं, और वो समझते हैं कि जिस तरीके से उनकी सोच है उस तरीके से मुल्की ख़जाने की भी बचत हो सकती है और बेहतरी का रास्ता भी निकाला जा सकता है। इसी बारे में जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी क्या मौक़िफ़ रखती है, उसकी पॉलिसी लाइन क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया कामरान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कामरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे इख्तलाफात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो मुआशी पॉलिसीज़ को लेके हैं, वो निजगारी के हामी हैं और हम जो है निजगारी के हामी नहीं है, और हम असर नौ उन तमाम इदारों को खड़ा करने के हामी हैं जो खसारे के अंदर इस वक्त जा रहे हैं। ये जो पॉलिसी लाइन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे उसकी तायीद करती है? देखिए, ये मुमकिन नहीं है आज की दुनिया में कि ये आप हुकूमतें अदारे चलाएं और ये पॉलिसी जो है नाकाम हो गई है। अगर ये भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी, अगर उसमें जो है नेशनलाइजेशन ना होती तो शायद पाकिस्तान मुमकिन तौर पर कहीं और खड़ा होता। बहुत सा नुकसान जो है वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने दिया है, और अगर अदारों को कंट्रोल में रखना है तो मेरा ख्याल है कि मामला शायद नहीं चल पाएंगे। हम निजकारी के हामी हैं और वेलफेयर स्टेट यकीनन होनी चाहिए, मगर वेलफेयर स्टेट के साथ साथ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे अदारे चलाना जो है वो हुकूमतों के बस में नहीं होता, और हुकूमतें अगर अपने कंट्रोल में ले लें तो फिर उसके नुकसान हुआ करते हैं। कामरान साहब, बलोचिस्तान और KPK में आपको खदशात थे कि वहाँ पे अभी कंपेन जो है उस तरह नहीं हो सकती, मौसम की नज़ाकत को भी देखते हुए, सिक्योरिटी मामलात को भी देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब तो सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त कर दिए हैं। अब आप समझते हैं कि इलेक्शन की वो कंपेन जो होना चाहिए थी, अब तहरीक आपको, आपकी जमात को वो कंपेन का मौका मिल रहा है? देखिए, इलेक्शन अब तो तकरीबन कंफर्म है कि इलेक्शन इन एनी केस 8 फरवरी को होगा, मगर इसके बावजूद जो है वो आप देख रहे हैं कि वो जो हमारा तसलसल टूटा था जलसों का, जब धमकियां शुरू हुई थी वो हम अभी तक रिस्टोर नहीं कर पाए, अभी तक बहाल नहीं हो पाई चीजें। तो हमारे साथ तो ये मसला है, और ये हमारे हाई लेवल पे ये मसला है, और जिसमें बाकायदा खसूत और मैसेजेस के जरिए जो है वो न सिर्फ इधर उधर से जो है ना वो थ्रेट्स हैं, बल्कि इसको गवर्नमेंट कंफर्म कर रही है, और 1 दर्जन से ज्यादा जो है एडवाइजरी नोट्स जारी हो चुके हैं मौलाना साहब के लिए, उनके बेटे के लिए, और बाकी बहुत से और जमात के रहनुमाओं के लिए। अब पॉलिसी यही बनी है कि इसको जो है कार्नल मीटिंग की शक्ल दी जाए, और इसी तरह से जो है कम से कम एक्सपोज होकर मामला को आगे लेके जाए। इलेक्शन हो रहे हैं तो होने चाहिए, मगर कम से कम इस तरह से नहीं कि हम अपना रिस्क ले लें। 1-2 वाक़यात हमारे साथ बहुत बड़े पेश आ चुके हैं, और उसके बाद छोटे छोटे कई वाक़यात हैं। अब ये ना हो कि हम कोई और बड़ा नुकसान कर सकें। अच्छा कामरान साहब, जब आप ये समझते हैं कि आपका वो प्लान ही रीस्टोर ना हो सका इलेक्शन कैंपेन का, तो क्या इंतखाबी नताइज में आपका सेटबैक देखने का हौसला है उसका? देखिए, जब कोई पॉलिटिक्स करता है तो हर किस्म के नतीजे के लिए तैयार रहता है। हमने 2018 के नतीजे को भी जो है ना वो सेटबैक था, वो यकीनन उसमें बहुत कुछ बैठ गया और खड़ा हो गया, और उसका नतीजा जो है वो यकीनन निकला भी। इसमें भी ये भी मुमकिन हो सकता है कि हमारे ये जो महफिल है वो मेले वाली बात है कि ये सारा मेला जो है हमारी चादर चुराने के लिए जो है वो सजाया गया हो। यकीनन ये हमारे अलावा किसी को उस तरह से थ्रेट नहीं है, बाकी सारे अपना आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं, और सिर्फ JUI को जो है वो जान के हवाले से अगर कोई थ्रेट्स हैं तो वो JUI के दोस्तों को हैं, जो JUI के साथियों को हैं, या उसकी लीडरशिप। कामरान साहब, KPK के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में आपके बड़े एक अहम रहनुमा इलेक्शन ला रहे हैं। हमारी कल उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन जीत रहे हैं, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। क्या नून लीग के साथ आपका जो इत्तेहाद था, या इत्तेहाद जो इलेक्शन के बाद होना है, उसमें ये चीज़ें फ़र्क नहीं डालेंगी? देखिए, इलेक्शन के बाद किससे इत्तेहाद होना है, हमारा होना है, किसी और का होना है, कौन कौन पार्टियां इकट्ठी बैठेंगी, कौन सी पार्टियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, ये उनकी स्ट्रेंथ पे या उनके नजरियात पे या उनके मफादात पे जो है डिपेंड करेगा।
इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमने अपने ज़िलों को इजाज़त दी हुई है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट करें जिस पार्टी के साथ या तो नज़रियात मिलते हों या आपके फ़ायदे या उनके फ़ायदे की कोई ऐसी बात हो मुश्तरका फ़ायदे की, जिसका नतीजा जो है दोनों पार्टियों के नतीजे में कोई बेहतर नज़र आया आपको। तो जहाँ जहाँ पे भी जो है, और मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टियों की भी यही स्ट्रैटेजी है। तो फिल वक्त जो है ना इलेक्शन होने दें और इलेक्शन का नतीजा आने दें, फिर देखेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे कि किस पार्टी के पास क्या स्ट्रेंथ। अच्छा कामरान साहब, एक सवाल ये है कि जब आपकी जमात जो है वो निजकारी की हामी नहीं है, पीपल्स पार्टी निजकारी की हामी है, पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि इसहाक डार के अलावा कोई भी हमारा वज़ीर ख़जाना हो सकता है। अब इस ज़मन में अगला इत्तेहाद इन तीनों पार्टीज के माबैन हो जाता है तो फिर उसके फैसले किस हद तक देर पा हो सकते हैं? देखिए, सियासत में बहुत सी चीजें जो है ना, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। मुमकिन है कि ये 16-17 महीने की जो गवर्नमेंट थी ये आइडियल बात लोगों को नहीं नजर आती होगी, मगर हम इसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी थे और बहुत सारे जो है ना वो हमने मकासद हासिल भी किए, बहुत से मकासद हासिल नहीं भी किए। इसी तरह से अब उसके बाद जो इलेक्शन की सूरत हाल बनेगी 8 फरवरी के बाद, उसके नतीजे के तौर पे फिर जो है ना वो आपको कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं होगा। एब्सोल्यूट जो है ना वो किसी के पास मेजॉरिटी है, समझ एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं नहीं देखता। मुझे ये नज़र नहीं आता। ये तो हो सकता है कोई पार्टी जो है ना वो नशिस्तों के हवाले से जो है ना उसके पास ज़्यादा नशिस्तें हो, किसी के पास कम हो, मगर 2-4 पार्टियों को एटलीस्ट जो है ना मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये मेरा अपना सच्चिया है, गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। कामरान साहब, 16 से 17 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने भी बड़े इलेक्शन देखे हैं, हमने भी देखे हैं। इन 16-17 दिन रह जाने के बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान की किसी सूबे में भी वो इलेक्शन कैंपेन या वो रौनकें या वो इलेक्शन की दौड़ नज़र नहीं आई जो हमेशा होती थी। इसकी क्या वजूहत समझते हैं? देखिए, इसकी एक तो बेयकीनी की सूरत हाल थी यकीनन। अब थोड़ा सा उस बेयकीनी की सूरत हाल से मामला निकल रहे हैं। और वैसे भी आप सर्दी में देख लें ना कि सर्दी के मौसम में आप कितना बाहर निकलते हैं घरों से, ज़रूरत के तहत निकलते हैं, ज़रूरत के तहत काम करते हैं। फिर हमारे जो बहुत सारे इलाके हैं जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ लोग जो है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं गरब इलाकों। ये सारे मसाइल हैं। और आप अगर वोटर को हक देने की बात करते हैं तो वो भी वोटर हैं। हमारे यहाँ जो है वो 15 दिसंबर से छुट्टियाँ होती हैं और 28-29 फरवरी तक वो छुट्टियाँ रहती हैं। 1 मार्च को हमारे यहाँ स्कूल खुलते हैं, लोग वापस आते हैं अपने घरों को। मीनवाइल जो है ना वो एक लोग अपने घरों पे दस्तयाब नहीं होंगे, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो घरों पे दस्तयाब नहीं होगी। यकीनन हम देखते हैं कि उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है, मगर अब पूरा मुल्क एक तरफ चल पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, एक दस्तूरी मामला है, तो ठीक है, हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं और दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कैंपेन की साइकी कहा जाता है कि वोटर उसको नहीं याद रखता जो सबसे पहले आया था, वोटर उसको याद रखता है जो वोटिंग से 2-4 दिन पहले आके उसकी माइंड मैपिंग कर गया। लेकिन इस पूरे मंजरनामे के अंदर किसी भी सियासी जमात के सरबराह को हमने पिछले 10 दिनों में नहीं देखा सिवाय बिलावल भुट्टो के। तो ये इलेक्शन के नताइज के ऊपर असर नहीं डालेगा? देखिए, बिलावल तो अगर उनको आप देख रहे हैं तो उससे पहले मौलाना जो है ना काफी सारे जलसे जो है ना वो कर चुके थे। उस वक्त तक शायद इतना मामला हमारे हवाले से संजीदा नहीं था। अब बिलावल वो कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, मगर अल्लाह पाक उन पे भी रहम करे, क्योंकि अब भी सुना जा रहा है कि कोई ना कोई बड़ा लीडर जो है वो निशाने के ऊपर आ सकता है। तो बिलावल पे भी अल्लाह रहम करे और बाकियों पे भी अल्लाह पाक रहम करे। तो बाकी लीडरशिप भी मेरा ख्याल है कि उनको कहीं ना कहीं पे एडवाइजरीज हैं, उनको भी थ्रेट्स हैं। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, कोई सामने ला रहा है, कोई सामने नहीं ला रहा, वरना वो सारे के सारे जो है ना वो अगर ये बात करते तो फिर जो है ना वो उस मामले को कहीं ना कहीं किसी न किसी और के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात इज्जत बचाने के लिए भी बाज़ बातें नहीं करते। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी वो बात की और उससे पहले वाले पार्ट के अंदर ताज हैदर साहब ने भी वो बात की कि मामलात वो होने चाहिए, इक़दामात वो होने चाहिए जिसमें कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो। लेकिन जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, उन नारों की हकीकत क्या है? क्या वो हकायक जो है हमें देखने को मिलेंगे तो खौफनाक होंगे या हसीन होंगे? पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जिससे लोग खौफ दिखाई देते हैं, ये निज़ाम में तब्दीली किस तरीके से हो सकती है? निज़ाम ख़राब है, ये निज़ाम को चलाने वाले उसको उस तरीके से चला नहीं पाए और उनके रास्ते के अंदर बहुत सी रुकावटें थी। इसी बारे में बात करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया। रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रजवाना साहब, जिस तरीके से मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आपको याद होगा 2018, 2013, 18 में बेशक आपकी जमात कहती है कि हाथ पांव बांध के मैदान में उतारा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कैंपेन देखने लायक हुआ करती थी। लेकिन अब की बात मियां साहब सिर्फ एक जलसा करें और उस जलसे में अपनी तकरीर का दौरानिया भी 10 मिनट से कम रखें और उसके बाद फिर खामोशी एक छा जाए। बुनियादी वजह क्या दिखाई देती? खामोशी तो नहीं है, उन्होंने मानसेरा जाना है। अब मेरा ख्याल है उसकी भी कोई डेट दी हुई है अपने एक शेड्यूल के मुताबिक। कहीं मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं, कहीं मियां साहब जा रहे हैं, कहीं शहबाज साहब का शेड्यूल आया हुआ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखे, ये हमारा इलेक्शन है, हम पार्टी का इलेक्शन लड़, ठीक है, और खासतौर पर पंजाब के हवाले से या KP के हम जहाँ भी लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स हैं, बिलखसूस पंजाब, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सारे अप्स एंड डाउन्स का पता है। वी हैव प्लान्ड अ गुड इलेक्शन कैंपेन। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह इसमें जो है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारे जलसे हो रहे हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे। रफ़ीक रजवाना साहब, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, इतने यूनिट फ्री देंगे। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कह रही है। दूसरी तरफ जो IMF का प्लान है, IMF की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई है, उसमें तो एक यूनिट भी फ्री नहीं। तो फिर क्या ये सिर्फ इलेक्शन नारे हैं या कोई ऐसा प्लान है कि आप IMF को राम कर लेंगे? देखिए जी, एक मंशूर का हिस्सा है कि हम ये 300 यूनिट जो है हम फ्री देंगे, जिसकी हुकूमत बनी सारे मुशावरत से। सबसे पहले 300 यूनिट का फ्री देना ये तो हर पार्टी के मंशूर में होना चाहिए, और फिर जब ये वक्त आ जाए कि एक पार्टी की हुकूमत है या मखलूत हुकूमत है, तो बाकी पार्टियां जो पार्लियामेंट में मौजूद हों तो इस 300 यूनिट पर काम करे। एक नेशनल एजेंडा होता है, नेशनल एजेंडे पर किसी के मंशूर का हिस्सा हो या ना हो, और नेशनल एजेंडे पे तो कंसेंसस करके ये काम करना चाहिए। पाकिस्तान में लोग इस वक्त सियासी निज़ाम को जितना भी उन्होंने फेस किया, सियासी निज़ाम, अभी आप बात कर रहे थे कि निज़ाम इंट्रो में निज़ाम का कसूर है, चलाने वालों का कसूर है या दरमियान में मुदाखलत करने वालों का कसूर है, तो इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट देके फेल निज़ाम होता है। चलाने वालों का भी कसूर होता है, मुदाखलत करने वालों का भी कसूर होता है, मगर उसका सारा नजला गिरता है अवाम पर। और अवाम को हर इलेक्शन में एक नया नारा दे के या पुराने नारे को पॉलिश करके अगर हम दे देंगे तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक हम ये चला लें? हकायक पर बबरी करें। और मेरी एक राय है, मैं अमूमन गुजारिश करता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम बैठ के ये लोगों को बताना चाहिए, बावर कराना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारी क्या मुश्किलात होगी, हम पर कितना कर्ज है, हम IMF के हाथों हम जकड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें सामने रख लें तो हम कोई ऐसा वादा नहीं करते कि आए और अल्लाह दीन का चिराग रगड़ें और सारे मसले हल हो जाए। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। मैं समझता हूँ, जो मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, के आने वाले 5-10 साल तक जो है एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कंसिस्टेंट हो, जिसमें कोई चेंज ना हो, और उस पॉलिसी के तहत बता दें लोगों को कि ये होना है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी की किरण आएगी। अच्छा रजवाना साहब, आपकी बातें सारी बजा। बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान से कोह काफ तक एक सड़क बनाई जाएगी, कह देने को तो काफ़ी है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के लिए तो बताना पड़ेगा ना। पहाड़ खोद के नहर निकाली जाएगी तो फरहाद ने कितने बरस लगा दिए।
यानी अगले 5 सालों में क्या उसके ऊपर अमल हो सकता है? पीपल्स पार्टी जिस तरीके से उसका तरीका बताती है कि हम सोलर पावर के ऊपर जाएंगे, नून लीग ने सिर्फ 300 यूनिट का तज़किरा किया है, तरीका नहीं बताया कि क्या इसी सिस्टम से दिए जाएंगे या सिस्टम तब्दील होगा तो कितना अर्सा लगे? तरीके देखे, एक वादा किया है तो जब हम हुकूमत में आ गए इंशाल्लाह तो उसमें तरीके भी वजह करेंगे ना जी। ऐसे कह देना 300 यूनिट फ्री जो देना है उसका तरीकाकार तो वजह होगा, मैकेनिज्म तो हर चीज का बनाना पड़ेगा और सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे, कितनी भी देखनी पड़ेगी कि हाउ मच वी कैन गिव कंसेशन टू द पीपल। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि IMF सब्सिडीज के खिलाफ भी है। वो सब्सिडीज ना ज़राअत को देना चाहते हैं, वो सब्सिडीज ना बिजली में देना चाहते हैं, वो सब्सिडीज ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, ना वो ये भी नहीं चाहते कि गैस सस्ती दे इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं चाहते, बिजली सस्ती दे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें खाली नारों से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल जो है ना वे आउट मोड भी बताना चाहिए और उसमें मैकेनिज्म भी बताना चाहिए। अच्छा रजवाना साहब, मियाँ साहब के पाकिस्तान आमद से पहले कहा जा रहा था कि मियाँ साहब के आने से तंजीम मजबूत हो जाएगी, मियाँ साहब के आने से बहुत से लोग तंजीम में के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन हुआ ये शाहिदा खान बासी साहब, दानियाल अजीज़ साहब, फिर साबिक गवर्नर KPK और बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी से, मुफ्ती इस्माइल साहब बिल्कुल हट के, और उन्होंने यहाँ तक कहना कि ज़ुबैर अहमद साहब भी जो तर्जमान भी थे कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया नहीं भाई अब हम नहीं, बिल्कुल पीछे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या हो रहा है? मियाँ साहब के आने से कोई नाराज़ है या इनको कोई और नाराज़ कर रहा है? मियाँ साहब के आने से कोई भी नाराज। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो रख रखाव, शफकत, मोहब्बत का जो अंदाज था उसके बराबर तो हमारी जमात की दूसरी क़यादत में वो चीज़ें उस लेवल की नहीं है। साफ ज़ाहिर है वो लीडर भी हैं और उनका तरीक़ाकार अपनी जगह पे है। और एक चीज़ मैं और समझता हूँ कि सियासी जमातों में ये होता है कि मैं कोई अगर अपनी इज़हार राय करता हूँ जो सियासी जमात मेरे के ख़िलाफ़ है, या कम से कम मैं इख्तलाफ रखता हूँ, खिलाफ की बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, या मैं किसी अपने सीनियर से या किसी क़यादत से किसी बात से मैं खफा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ असूल ये होना चाहिए कि उस जो दोस्त जो हमारे मेहरबान पार्टी के लीडर पुराने जो खफा हैं उनसे राब्ता करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। एक राइट ऑफ हियरिंग होता है ना, तो होता ये है कि मसलन मैं हमारे लीडर को पता चलता है कि मिस्टर ए आपसे नाराज है, ये बात कर रहा था, तो वो दूसरे जो इर्द गिर्द के कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो ये बात नहीं है, परसों तो फलां बैठे हुए भी ये बात कर रहा था, चौथ तो फलां बैठे हुए, तो वो जो है ना इस तरह की बातें करते हैं कि ताकि जो जिसके खिलाफ कोई रिजर्वेशन है तो पक्की हो जाए और उसकी छुट्टी हो जाए। इस तरह से जो है इस तरह के सीनियर आदमी फिर अपनी अना की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से छोड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ इस बात का कायल हूँ कि सपोज कोई बंदा, कोई हमारा सीनियर आदमी, जिन लोगों के आपने नाम लिए वो नाराज हैं, तो उनसे राब्ता किया जाना चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए और उनसे बात करके उस मामले को हल किया जा सकता है। बाद औक़ात ये होता है कि ये स्टेज आती नहीं और उससे पहले ही इतने पॉइजनिंग होती है कि वो आदमी मजबूर हो के जब उसको घुटन महसूस होती है तो मैं दीवार से लगाया जा रहा हूँ, मैं नज़रअंदाज हो रहा हूँ, तो फिर वो बेचारे खामोशी से बाइज्जत लोग होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की हद तक वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और हट जाते हैं। मगर इस बात पे भी सोचना चाहिए कि मुझे पार्टी ने नवाजा है और मेरी तरफ से कोई नाराजगी है पार्टी की लीडरशिप से, तो आई शुड रिमेन विद इन दी बाउंड ऑफ द पार्टीज और पार्टी के अंदर में आवाज उठाऊं और पार्टी की आदत को चाहिए मेरी बात सुने और उसका अजाला करे या मेरी वजाहत सुने। राइट ऑफ हियरिंग जरूर दे, किसी के बारे में कोई खिलाफ बात सुने उसको बुला के पूछा जाए। ये हमारी सियासी पार्टियों में बहुत कम रिवाज है, जिससे फासले बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे और कीमती लोगों से पार्टी महरूम हो जाती है। वो पार्टी को शायद फर्क ना पड़े मगर राय आम में ये बात जरूर होती है जैसे आपने सवाल उठाया। सही। रजवाना साहब, क्या आप मुमकिनात में से समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की मुश्तरका हुकूमत हो? लेकिन ये हालात पर डिपेंड करता है। अगर हम PDM की हुकूमत चला सकते हैं तो आगे हालात ऐसे हो और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हो तो वाई नॉट। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।